हेलो एवरीवन। कल हमने मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट, उसको हम कहेंगे इम्पल्स। इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, कितने टाइम पर लगेगा, कितने टाइम तक लगेगा, उसको हम कहेंगे इम्पल्स। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज इसमें डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन किस साइड होगी? अलोंग द फोर्स होगी। जिस साइड फोर्स लगेगा, इस ये ऑब्जेक्ट है, इसको इस पर इस साइड फोर्स लग रहा है, तो इसके इम्पल्स का डायरेक्शन भी इस साइड ही होगा। ठीक है ना। यूनिट होगी इसकी न्यूटन इंटू सेकेंड। तो हम यूनिट से इसका डायमेंशन फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1L1T-1। ठीक है। अगला आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को डिफाइन करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है? F=dp/dt। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो इस दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, dt को इस f के मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ F.dt इंटीग्रेशन P1 to P2 dp। dp ईयर क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना। तो F.dt अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है? इम्पल्स होता है। ठीक है। तो इस F.dt के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई का यूज़ करेंगे, क्योंकि इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? P। इसका इंटीग्रेशन करने से P1 से P2 तक। तो हम कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन P2 से P1 तक हुआ, तो चेंज हुआ ना। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ना कि ये होगा कि इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कर देंगे तो ये फोर्स की इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हम इसके अपोन में dt लगा देंगे तो फोर्स ही बन जाएगा, F=dp/dt, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट इम्पल्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अपॉन टाइम नहीं होगा, सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही होगा। तो I=P2 - P1। ठीक है ना। अगला आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है? द एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पेन है, इस पर मैं जितना फोर्स लगाऊंगा ये भी मेरे ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा। जैसे कि हम रनिंग करते हैं, तो हम पैर से जितना फोर्स सरफेस पे लगाएंगे उतना ही फोर्स सरफेस हमारे पैर पर लगाएगी, जिसके कारण हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ का लॉ है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि लिफ्ट कॉन्सेप्ट और मंकी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही मेथड पर बेस हैं, तो इन दोनों को मैं एक साथ ही कराऊंगा। इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में इनके एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। पहला है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और यहाँ पे एक मंकी है। इसका मास m है। ठीक है ना। नीचे की ओर mg लग रहा है, इसका मास और ग्रेविटी g। ठीक है ना। ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर टेंशन भी होगी कुछ, क्योंकि ये मंकी इस पर लटक रहा है, तो इसकी टेंशन हो जाएगी t। ठीक है ना। ये v वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो एफ नेटिक इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी। और अगर हम लिफ्ट के केस में इसको मानेंगे, तो लिफ्ट में इसको स्ट्रिंग में होती है टेंशन, लिफ्ट में क्या होगा? रिटर्निंग फोर्स। तो टी की जगह हम आर का यूज करेंगे सिर्फ, तो आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अगला आता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग कॉन्सेप्ट। इस पर एक मंकी लटका हुआ है जिसका मास है m है, ऊपर t टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग पर, और नीचे की ओर लग रहा है mg। और ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर a से। ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है ना। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? F=m में। अब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ऊपर की ओर टी और नीचे की ओर क्या लग रहा है? एम जी। ये तो स्ट्रिंग फोर्स है, स्ट्रिंग के कारण, तनाव के कारण आ रहा है टी, और ये नीचे आ गया एम जी। ठीक है ना।
अब फोर्स ऊपर ज़्यादा है क्योंकि मंकी ऊपर की ओर जा रहा है, तो स्ट्रिंग पर ज़्यादा फोर्स लगेगा टी। तो ज़्यादा वाले फोर्स में से कम वाला फोर्स घटाएंगे, तो टी माइनस एम जी, फोर्स की जगह एफ नेट फोर्स लग रहा है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ऊपर वाले इसमें से नीचे वाला घटाएंगे, ज़्यादा फोर्स टी लग रहा है, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम जी को इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। यहाँ पर हम एम को कॉमन ले लेंगे, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस जी, ठीक है ना। अगर लिफ्ट वाला केस देखें तो हम टी की जगह क्या क्या किसका यूज लेंगे, आर का यूज लेंगे, तो आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। यहाँ पर एम जी को कॉमन ले लेंगे, तो एम जी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया 1, तो 1 प्लस, अगर इसकी अपोन में जाएगा तो एम से एम कैंसिल, ए अपॉन जी। यहाँ पे हमने एम जी को कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ए अगर इस फॉर्मूले में ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लिफ्ट में बैठे हुए, अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव एक्सेलरेट कर रही है तो हमें अपना अपीरेंट वेट है ना वो ज़्यादा लगेगा एक्चुअल वेट से। इसका मतलब हम अपने आप को ज़्यादा वजन वाला महसूस करेंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है, ठीक है, मंकी नीचे की ओर आ रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम में, और फोर्स कहाँ लग रहा है, ज़्यादा नीचे की ओर लग रहा है, तो इस वाले फोर्स में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि मंकी नीचे की ओर आ रहा है, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम में। तो टी क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू टी, तो एम को कॉमन लेंगे तो जी माइनस ए इज इक्वल टू टी। लिफ्ट वाले केस में इस टी की जगह क्या यूज लेंगे, आर, तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अगर यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू जी होगा तो अपीरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, तो हम यहाँ पे हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। और अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो हम अपने आप को भारी महसूस करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगर लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, अगर ऊपर की ओर जाएगी तो हम अपने आप को भारी महसूस करेंगे, ठीक है। इसी तरह मंकी का कॉन्सेप्ट होता है, हमें अपने डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने होंगे क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाएगा। टी इज इक्वल टू एम, हमें ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। टी इज इक्वल टू एम ए प्लस जी, ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस प्लस हो रहा है, और अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एम जी माइनस ए। यहाँ पे ए प्लस जी और यहाँ पे जी माइनस ए, ये हमें याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको। अभी हमने दोनों में देखा था ए इज ग्रेटर देन जी या जी ग्रेटर देन ए, और अगर ए इज इक्वल टू जी होगा इसका मतलब क्या होगा, बॉडी फ्री फॉल करेगी, फ्री फॉल करेगी तो क्या होगा, बॉडी वेटलेस होगी, वेटलेस होगी तो उसका मास जीरो नहीं होगा, पर जी जीरो हो जाएगा पर मास जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तभी बॉडी फ्री फॉल होगी तो वेटलेस हो जाएगी पर इसका मास जीरो नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, अपने को फाइंड करनी है टेंशन इन स्ट्रिंग, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। मंकी ऊपर की ओर एक्सेलरेट करा 3 मीटर पर सेकेंड से, मंकी का वेट है 20 kg, और जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर, 10, ठीक है ना। 9.8 ना लेके हम यहाँ पे इसको लिया 10 पूरा। तो एफ नेट क्या होता है, ऊपर की ओर तो एम मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट क्या रहा तो टेंशन ज़्यादा होगी, एम जी थोड़ा कम होगा, तो ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो एम जी इधर आ जाएगा तो टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो हमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा कि ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, क्या है फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस जी, तो हम डायरेक्ट ये पुट कर देंगे, ये ऊपर वाले करने की जरूरत नहीं है हमें को। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मास कितना है 20 kg मंकी का, एक्सेलरेट कितना है 3 से, और जी की वैल्यू कितना दे रखी है 10, तो 20 इंटू 13, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 260 न्यूटन। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए पर हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद होना चाहिए, जैसे डायरेक्ट पुट करके हम जब आंसर निकाल सकें। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे। थैंक यू।